नमस्ते सभी को। हम फिर से आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के। क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो एक पार्ट में कवर होना मुश्किल था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। आज हम इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है, मतलब, और हमने इसमें पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पड़ा था। और यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले जो दो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उसके बाद 19वीं शताब्दी में फिर दूसरा वर्ग आया था जिसको बोलते थे नया मध्यम वर्ग। जो नया मध्यम वर्ग था इसमें पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने सभी के लिए समान कानून की मांग की थी, जो हमने देखा था उदारवादी राष्ट्रवाद के रूप में। फिर हमने देखा जालवेराइन एक शुल्क था जो पिरसा की पहल पर 1834 में बनाया गया था। इसके बाद हमने 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद देखा। फिर उसमें वियना समझौता हुआ था जो 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया था। ब्रिटेन, पिरसा, रूस और ऑस्ट्रिया, इन महाशक्तियों ने मिलकर के वियना संधि देखी थी 1815 में, और उसमें क्या 3 निर्णय लिए गए थे वो देखे थे। वियना संधि की हमने विशेषताएं देखी थी, और हमने यूरोप में क्रांतिकारी देखे थे और उनके लक्ष्य देखे थे। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो अगला हमारा टॉपिक होगा भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। ठीक है, अब आज का हम स्टार्ट करते हैं। 1830 को कठिनाइयों का काल भी कहा जाता है। अब कठिनाइयों का काल क्यों कहा जाता है, इसके हम कारण देख लेते हैं। जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस टाइम पे। लोग गांव से शहर की ओर जाने लगे थे। बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी और गरीबी में वृद्धि हुई थी। ठीक है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग गरीब ही होंगे। अब इसी सालों के दौरान यानी 1830 के टाइम में ही फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी थी। छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपीय सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जो पेरिस है उसको नेशनल असेंबली थी, जो राष्ट्रीय सभा थी, जिसको हमने पहले स्टेट जनरल पढ़ा था, वही ये राष्ट्रीय सभा है। तो इसको नाम परिवर्तित करके फिर राष्ट्रीय सभा कर दिया था बाद में। तो ये इसने क्या किया, राष्ट्रीय सभा ने पेरिस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। अब पेरिस को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया तो उसके बाद जो है क्या बदलाव हुए। अब उसमें बदलाव हुए थे कि 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार है। अब सभी बताएंगे कि भारत में कितने वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। यह आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। देखो, सभी एक तो था कि 21 साल से अधिक उम्र के लोग वोट डालने का अधिकार दिया गया था, और सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। गणतंत्र घोषित किया था, इसमें कहा गया था कि सभी लोग जो बेरोजगार थे तो उनको क्या देंगे, काम की गारंटी दी गई थी कि उनको काम दिया जाएगा। अब रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी में कमी आने लगी थी। मतलब जब कारखाने स्थापित कर दिए, लोगों को काम देना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, गरीबी और बेरोजगारी में कमी आना शुरू हो गया था। अब पढ़ेंगे हमें 1848 1848 में उदारवादियों की क्रांति। क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग ने किया। इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया था।
संविधान की जो मांग कर रहे थे, तो इसी मांग को इन्होंने राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया था। अब फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा मतलब होता है प्रारूप, एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। 18 मई 1848 को जो निर्वाचित लोग थे, वो 831 निर्वाचित लोग फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक इन्होंने करी थी सेंट पॉल चर्च में, वहाँ इकट्ठा हुए थे और जर्मनी के लिए एक उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था कि भाई कि जर्मनी का संविधान कैसा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक मसौदा या प्रारूप तैयार किया था। यह प्रिसा के राजा के द्वारा अस्वीकार किया गया। जो प्रिसा का राजा था, उसने इस मसौदे को क्या किया? अस्वीकार कर दिया था। और संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जो मसौदा तैयार किया था जर्मनी के लिए, तो इसको क्या किया? प्रिसा के राजा ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि और जब इसने अस्वीकार कर दिया था तो संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, क्योंकि इसमें श्रमिक, मजदूर और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। भूदासत और बंधुआ श्रम को समाप्त कर दिया गया था। बंधुआ श्रम थे और जो भूमि पर दास बनाकर रखे जाते थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया था। हंगरी को अधिक स्वायत्तता दी गई थी। जर्मनी और इटली का निर्माण। अब हम देखेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1848 में 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। यूरोपियन सरकार थी, उसने पूरी कोशिश की थी कि जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। जो वहां पर जर्मनी में राजवंश था, उसने क्या किया? इसको दबा दिया था। उसने राजतंत्र की स्थापना, राजतंत्र ने वहां पर जो है वो लोकतंत्र की या फिर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया था। और उसके बाद प्रिसा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी के एकीकरण करके ही रहेंगे। तो प्रिसा ने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा था हम जर्मनी का एकीकरण कर कर ही रहेंगे। उस समय प्रिसा का मुख्यमंत्री कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। प्रिसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जो एकीकरण का जो आंदोलन शुरू हुआ था जर्मनी में, उसका नेतृत्व प्रिसा ने किया था और वहां का जो मुख्यमंत्री था वो बिस्मार्क था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रिसा की जीत हुई। मतलब 7 वर्ष तक जो प्रिसा है वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से लड़ा और फिर प्रिसा आखिर में जीत गया और उसने एकीकरण की प्रक्रिया को क्या किया? पूरी कर ली थी। 1831 में केसर विलियम 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रिसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। अब हम देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप्पे मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे। जो 1830 में और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे वो क्या हो गए? असफल हो गए। 1859 में फ्रांस से सार्डिन या पिटमान ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। इटली का राजा किसे बनाया गया था? 1861 में इमैनुएल द्वितीय को। अब हम कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे जूसेप्पे मेस्सीनी का जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में
क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। लिगुरिया एक जगह का नाम है जहाँ पर इन्होंने क्रांति की थी, इसलिए इनको 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। इसके पश्चात उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जो पहला है वो मार्सेई में यंग इटली था और जो दूसरा है वो बर्न में यंग यूरोप था। मेसिनी ने दो संगठन बनाए थे। जो पहला था वो मार्सेई में बनाया था, यंग इटली था, और बर्न में बनाया था दूसरा, वो यंग यूरोप नाम से था। मेसिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। जो मेसिनी है वो राजतंत्र को खत्म करना चाहता था, राजतंत्र का विरोधी था। मेटरनिक ने उसे, जो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया, मेटरनिक जो था उसने जो मेसिनी है उसे कहा था कि उसे हमारी सामाजिक युवावस्थाओं का, मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। काउंट कैमिलो दे काबूर, इसको हम काउंट काबूर के नाम से भी जानते हैं। सार्डिनिया पिटमांड का प्रमुख मंत्री था। ये सार्डिनिया पिटमांड जो था इसका प्रमुख मंत्री कौन था? काबूर। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब जूसेप्पे गैरिबाल्डी, वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। बिस्मार्क, इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लोहों की नीति अपनाई थी। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। बिस्मार्क के प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। और बच्चों इसको याद रखना, रक्त एवं लोहों की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बिस्मार्क। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन क्या नहीं था? एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे नृजातीय कहते थे। नृजातीय जो है वो एक साझा नस्ल होती है, अपनी जनजातीय होती है, अपनी कुछ संस्कृतियाँ होती है और वो एक ग्रुप में या एक समूह में रहते हैं, एक समुदाय होता है इनका अलग से, तो इसे अपनी ये पहचान मानते हैं, इसे नृजातीय कहा जाता है। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था। 1688 में जो संसद थी इसने राजतंत्र से शक्तियों को क्या किया? ले लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर के, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में बलपूर्वक शामिल कर लिया गया। आइए अब देखते हैं बाल्कन समस्या क्या थी। बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि राज्य शामिल थे। इसमें बहुत सारे देश जो थे इसमें शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव
कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। रूमानी राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई थी। हम देखेंगे साम्राज्यवाद। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है और आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जब कोई भी देश है, अभी हमारा देखो चाइना है, तो चाइना क्या कर रहा है, वो हमारे देश में घुसा चला आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, वो अपने देश की शक्ति को बढ़ा रहा है, किसके माध्यम से, आर्मी के माध्यम से। तो इसी को ही साम्राज्यवाद कहते हैं। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार, अमूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, एक का मतलब होता है नहीं, मूर्त यानी प्रत्यक्ष, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे लालच है, तो लालच किसी व्यक्ति के मन में विचार चलता रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। स्वतंत्रता है, इच्छा है, मुक्ति है, तो ये हमें अमूर्त चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रूपक कहा जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। राष्ट्रवादी भावना को मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, रूपक का। राज्य की दृश्य कल्पना, 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति है। राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। राष्ट्रवाद के उद्यम में महिलाओं का योगदान, राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। देखो, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था और इन्हें सक्रिय नागरिक नहीं माना गया था, तो इन्होंने वोट देने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था कि हमें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। जो चिन्ह है उनका क्या मतलब होता है। जैसे टूटी हुई बेड़िया, तो वो क्या है, आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता का प्रतीक था। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। ये उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की शुरुआत। धन्यवाद सभी को। और अगर थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो, कुछ थोड़ा अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।